नमस्कार, मैं एस.सी. जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजनांदगांव। आज हम बात करेंगे बीकॉम फाइनल ईयर के मुद्रा एवं बैंकिंग विषय के इकाई 3 के संबंध में सहकारी बैंकों के संबंध में। सहकारी बैंकें क्या है? सहकारी बैंकों का सूत्रपात सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इनकी विशेषताएं और इनके प्रावधानों तथा इनकी कार्य विधियों के बारे में आज हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। सहकारी आंदोलन का सूत्रपात इंग्लैंड में हुआ, जहां रॉबर्ट ओवन ने न्यू लिनार्कशायर मिल में सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना की। इसके पश्चात 1814 में रॉकडेल के कुछ कारीगरों ने आपस में मिलकर उपभोक्ता भंडार योजना को और अधिक लोकप्रिय बना दिया। सहकारिता का अर्थ साथ में मिलकर कार्य कर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति से है। इसके कुछ समय पश्चात ही जर्मनी के फ्रेडरिक विलियम रैफेजन एवं हरमन सुल्ज डेलिस ने सहकारी साख आंदोलन का सूत्रपात किया। इन दोनों ने क्रमशः ग्रामीण सहकारी साख समितियां तथा नागरिक सहकारी साख समितियों के निर्माण पर अत्यधिक बल दिया। ग्रामीण तथा नगरीय सहकारी समितियों में क्या अंतर है, हम यह समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बिंदु है कार्य क्षेत्र। ग्रामीण समितियों का क्षेत्र प्रायः 1, 2 या 3 गांवों तक सीमित होता है, जबकि नागरिक समितियां प्रायः निश्चित क्षेत्र के लिए निर्मित की जाती है। स्वभाव से दोनों की सदस्य संख्या में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। अंश पूंजी शेयर कैपिटल कितनी होगी, यह हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण समितियों के अंश प्रायः 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक के होते हैं, जबकि नागरिक समितियां अपने अंशों के मूल्य को कुछ ऊंचा रखती है। इसी कारण बहुसंख्यक सदस्यता और उच्च मूल्य अंश नागरिक समितियों की पूंजी फलस्वरूप अधिक हो जाती है। लायबिलिटीज दायित्व के अंतर्गत हमें जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रामीण समितियों का दायित्व प्रायः असीमित एवं नागरिक समितियों का दायित्व सीमित मात्रा में होता है। ऋण के संबंध में इन दोनों समितियों में क्या अंतर है, हम जानने का प्रयास करते हैं। ग्रामीण समितियां केवल अपने सदस्यों को ऋण देती है, जबकि नागरिक समितियां प्रत्येक व्यक्ति को ऋण दे सकती है, जो इसके सदस्य हों या न हो। इसके अतिरिक्त ग्रामीण समितियां द्वारा केवल उत्पादक कार्यों के लिए ऋण दिए जाते हैं, जबकि नागरिक समितियां ऋण देते समय इस बात का कोई विशेष ध्यान नहीं रखती कि ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिया जा रहा है या उपभोग कार्यों के लिए दिया जा रहा है या व्यवसायिक कार्य या फिर व्यक्तिगत निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लिया जा रहा है। 5वां हम बात करेंगे प्रबंध के विषय में। ग्रामीण समितियों का प्रबंध प्रायः अवैतनिक होता है, जिसमें इन समिति के सदस्य को कार्य करने पर किसी भी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता, जबकि डेली समितियों के कर्मचारियों को नियमित वेतन देने की व्यवस्था होती है। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण समितियों के सदस्यों को अवैतनिक कार्य करते हैं और शहरी समितियां, नगरीय सहकारी समितियां वेतन के आधार पर कार्य करती है। लाभ वितरण। रेफेजन या ग्रामीण समितियों में प्रायः लाभ वितरण की व्यवस्था नहीं होती है, जबकि नागरिक समितियों में 25% लाभ कोष निधि में रखकर शेष राशि को लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे। अभी हमने जाना कि सहकारी समितियों का सूत्रपात कहां से हुआ। अब हमें जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में सहकारी बैंकिंग का विकास कब और कैसे हुआ। भारत में सहकारी आंदोलन की नींव सर फ्रेडरिक निकलसन ने रखी, जिन्होंने 1895 में अपनी रिपोर्ट लैंड एंड एग्रीकल्चर बैंक इन मद्रास में रेफेजन साख समितियों के निर्माण का सुझाव दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के ड्यूपर्ने ने सहकारी साख समितियों के निर्मित करने संबंधी विशेष प्रयास किए। 1901 में लॉर्ड कर्जन की सरकार ने एक समिति नियुक्त की, जिसकी सिफारिश पर 1904 में भारतीय सहकारी साख समिति अधिनियम यानी इंडियन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पास कर दिया गया। इस अधिनियम में
केवल साख समितियों को ही बनाने की व्यवस्था थी। अतः 1912 में इसे एक व्यापक अधिनियम के द्वारा इसमें कुछ संशोधन किए गए, जिसके अंतर्गत साख के अलावा अन्य प्रकार की समितियों को भी बनाने की सिफारिश की गई। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समितियों के साथ साथ केंद्रीय तथा प्रांतीय सहकारी बैंकों को भी एक प्रकार से इस संशोधन के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। 1914 में मैकग्लेगन समिति नियुक्त की गई, जिसने देश की सहकारी समितियों का पुनर्गठन करने के लिए सुझाव दिया। समिति का यह विचार था कि दुर्बल और अव्यवस्थित समितियों को समाप्त कर देना चाहिए। इसके स्थान पर शक्तिशाली समितियों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 1919 में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा प्रांतीय सरकारों को अधीन कर दिया गया और धीरे धीरे सभी प्रांतों में अलग अलग सहकारी समिति अधिनियम निर्मित कर दिए गए। सहकारी आंदोलन 1929 तक अपनी दिशा में प्रगति करता रहा, किंतु इसके बाद वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक मंदी आ जाने के कारण साख आंदोलन को बहुत बड़ा धक्का लगा। कुछ समय पश्चात वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि प्रारंभ हो गई, जिसके फलस्वरूप इस आंदोलन में पुनः गति आने लगी। द्वितीय युद्ध का, जो कि 1939 से 45 के बीच में हुआ था, में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण कृषि साख समितियों तथा आवश्यक वस्तुओं की पूर्तियों पर नियंत्रण व राशन लागू होने के कारण उपभोक्ता के भंडारों को बल मिला। इस काल में किसानों को अपने ऋण चुकाने का एक अच्छा अवसर मिला। युद्ध काल के पश्चात भी सहकारी आंदोलन निरंतर गतिमान रहा। 1946 में सहकारी नियोजन समिति नियुक्त की गई, जिसने यह मत दिया कि सहकारी साख के साथ साथ क्रय विक्रय एवं प्रोसेसिंग आदि कार्य भी किए जा सकते हैं, यानी किए जाने चाहिए। समिति का यह भी मत था कि साख समितियां इतनी साधन संपन्न होनी चाहिए कि वे कृषकों की साख संबंधी सभी जरूरतों को पूरी कर सके। इसके अतिरिक्त राज्य सहकारी बैंकों में सरकार को पूंजी लगानी चाहिए और समय समय पर उसे आवश्यक धनराशि भी देनी चाहिए, ताकि ये साख संस्थाओं को साख संबंधी आवश्यकताओं को सस्ती ब्याज पर पूरा करते हुए देश के आर्थिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। भारत में सहकारी बैंक अपने व्यापक शाखा नेटवर्क और स्थानीयकृत परिचालनात्मक आधार के साथ सामान्यतः विकास प्रक्रिया में और विशेषकर ऋण वितरण तथा जमा संग्रहण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के विभिन्न कार्यों से जनता के विविध वर्गों की ऋण संबंधी विशिष्ट आवश्यकताएं स्थान एवं अवधि के अनुसार पूरी की जाती रही। वर्तमान में ग्रामीण बैंक में एग्रीकल्चर तथा इससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं, उनमें संस्थागत साख की प्राप्ति होती रही और उसमें सहकारी साख का हिस्सा लगभग 43% है। इस प्रकार यह कृषि वित्त का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। वाणिज्यिक बैंकों का हिस्सा 50% तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 7% है। हम समझेंगे कि सहकारी ऋण संस्थाओं की संगठनात्मक संरचना किस प्रकार कार्य करती है। सर्वप्रथम प्राथमिक साख समितियां होती है और इनका निर्माण किस तरह होता है, हम समझने का प्रयास करते हैं। पंजीयन, एक ग्राम अथवा उस क्षेत्र में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक साख समिति का निर्माण कर सकते हैं। समिति का पंजीयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि सदस्य अथवा अंशधारी समान हित वाले होने चाहिए तथा सहकारिता के सिद्धांतों को समझने वाले होने चाहिए, अर्थात परस्पर विरोधी मत वाले नहीं होने चाहिए। कार्यक्षेत्र, एरियाज ऑफ ऑपरेशंस, समिति का कार्यक्षेत्र प्रायः सीमित रखा जाता है। 1954 के पश्चात ग्रामीण सर्वे किया गया, जिसमें समिति ने सिफारिश दिया कि बड़े आकार की समितियां बनाना प्रारंभ किया जाए। 1958 के पश्चात मेहता समिति के सुझाव के अनुसार सहकारी समितियों का पुनर्गठन इस प्रकार किया गया कि वे सामान्य आकार की हों और न केवल अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, बल्कि वे आर्थिक दृष्टि से उन्हें संपन्न भी बना सके। वर्किंग कैपिटल के संबंध में नियम प्राथमिक साख समिति के इस तरह है।
प्राथमिक समिति की कार्यशील पूंजी अंश बेचकर केंद्रीय सरकारी बैंक से ऋण लेकर तथा जमाओं के द्वारा प्राप्त की जाती है। समितियों को प्रायः अपनी संपूर्ण चालू पूंजी के दुगने से लेकर 4 गुने तक उधार प्राप्त हो सकता है। मताधिकार, वोटिंग राइट्स, समिति के प्रत्येक सदस्य को चाहे वह कितने भी अंशों का मालिक हो, एक मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार समिति के प्रबंध में केवल 2-4 व्यक्ति ही संपूर्ण सत्ताधारी नहीं बन सकते हैं। सरकार का अंश पूंजी में भाग 1958 के पश्चात मेहता समिति की सिफारिश के कारण अंश पूंजी की आधी रकम राज्य सरकार को मिलने लगी। प्रबंध की व्यवस्था पे हम चर्चा करते हैं कि ये प्राथमिक साख समितियां किस तरह अपना मैनेजमेंट करती है। समिति की नियमित व्यवस्था चलाने के लिए सदस्यों द्वारा एक प्रबंध समिति बना दी जाती है जो साधारण सभा में निश्चित नीतियों का पालन करने के लिए बाध्य होती है। प्रबंध समिति का सचिव जो समिति के आकार के अनुसार वेतनभोगी भी हो सकता है और अवैतनिक भी हो सकता है। समिति के प्रबंध के पूरे काम को वह सचिव ही संभालता है। ऋण देने संबंधी क्या एक्टिविटीज और ऑपरेशंस हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक समिति केवल और केवल अपने ही सदस्यों को ऋण देती है। ऋण की मात्रा प्रायः सदस्यों की पूंजी और राशि पर निर्भर करती है। ऋण केवल व्यक्तिगत सिक्योरिटीज पर ही दिए जाते हैं और ब्याज की दर 12 से 14% तक ली जाती है। समिति जनरली शॉर्ट टर्म लोन अधिक देती है जो ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का होता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उसकी अवधि 3 वर्षों तक के लिए भी हो सकती है। परंतु यह ध्यान रखना होगा कि 3 वर्ष के भीतर उस समिति से सदस्यों को यह ऋण वापस करना ही होगा। केवल ऋण उत्पादक कार्यों के लिए दिए जाते हैं और इसका दुरुपयोग होने पर संबंधित सदस्यों को संपूर्ण राशि लौटाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कुछ राज्यों में ऋण लेने वाले सदस्यों को अपनी भूमि धरोहर के रूप में भी यानी गारंटी के रूप में रखनी पड़ती है और कुछ राज्यों में अपनी व्यक्तिगत साख के आधार पर 2 अन्य व्यक्तियों की जमानत के आधार पर भी यह ऋण सुलभ हो जाता है। इस प्रकार साख समितियां अपने सदस्यों को ऋणों के सदुपयोग का विशेष ध्यान रखती है ताकि उनके सदस्यों की पूंजी को किसी भी प्रकार से कोई खतरा न हो। सरकारी साख समितियों की ऋण नीति संबंधित राज्य के सहकारिता विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। इस संबंध में ऋणों के नियम बना दिए गए हैं जिसका पालन करना सभी सदस्यों को अनिवार्य होता है। समिति का कार्य सुचारू रूप से प्रवर्धमान होता रहे, इसके लिए सभी निर्णय प्राय करके एक मत से लेने का प्रयास किया जाता है। बहुमत के आधार पर लिए गए निर्णयों को टाला जाता है। इसके साथ ही समितियों में समान हित वाले सदस्य ही रहें। इस दृष्टि से समिति के अंशों की बिक्री केवल और केवल समिति के द्वारा अनुमोदित व्यक्तियों को ही की जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, समितियां चूंकि कार्य करती है, लाभ भी होता है। अब उन लाभ का वितरण कैसे होगा यह समझने का प्रयास करते हैं। प्राथमिक साख समितियों की लाभ राशि का एक अंश अनिवार्य रूप से एक कोष में डाला जाता है। शेष भाग लाभांश के रूप में अंशधारियों को बांट दिया जाता है। समितियों द्वारा दिए जाने वाले लाभांश की अधिकतम सीमा सभी राज्यों में निश्चित कर दी गई है और वह कहीं भी 10% से अधिक नहीं है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सहकारी समितियों को लाभ कमाने का माध्यम या साधन नहीं बनाया जा सकता। इसका उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी सभी परस्पर वृद्धि करें, किसी को भी शोषण न किया जा सके और देश की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। प्राथमिक साख समितियों के रूप यानी टाइप्स ऑफ प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज क्या है, हम समझने का प्रयास करते हैं। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। कृषि साख समितियां, अन्न बैंक और गैर कृषि साख समितियां। जैसा कि हम नाम से ही जानते हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियां केवल और केवल कृषि कार्यों के लिए ऋण देती है। अन्न बैंक या अनाज बैंक किसानों को बीज आदि के लिए उधार देती है और गैर कृषि साख समितियां नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज देश के विशाल नागरिक क्षेत्र में तथा ग्रामों में कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी ऋण प्रदान करती है। हम ये समझने का प्रयास करेंगे
कि इन प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रोग्रेस क्या रही। पहली पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में देश में कृषि साख समितियों की संख्या लगभग 1,15,462 थी, जिसके 51 लाख सदस्य थे, जिसकी औसत कार्यशील पूंजी 3,547 करोड़ रुपए थी। योजना काल में कोऑपरेटिव्स का क्रमबद्ध विकास होता गया। वर्तमान समय में भारत का सहकारी क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े सहकारी क्षेत्रों में से एक है। 31 मार्च 2002 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार के 528,000 सहकारी समितियां कार्य कर रही है, जिसकी सदस्यता 2,228,000 तथा कार्यशील पूंजी लगभग 28,56,43,500 रुपए है। सहकारिता के अंतर्गत लगभग 100% गांव इससे दायरे में आ चुके हैं और लगभग 67% ग्रामीण परिवार सहकारी संस्थाओं के सदस्य भी हैं। अपने स्थापना काल से लेकर प्राथमिक कृषि साख समितियों ने उल्लेखनीय प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन समितियों ने 1951 में ही केवल 23 करोड़ रुपए के ऋण दिए, जो 1990 में बढ़कर 5,454 करोड़ रुपए हो गए। 2001 में ऋण का परिमाण बढ़कर 34,522 करोड़ रुपए हो गया। देश में मार्च 2002 तक लगभग 10 करोड़ शाखाओं के साथ 98,247 प्राथमिक कृषि साख समितियां थी, जिनकी कुल जमा राशि 13,481 करोड़ रुपए रही। इन समितियों को की सफलता को देखकर रिजर्व बैंक तथा सरकार द्वारा इनको शक्तिशाली संगठन बनाने के लिए बहुत उपाय किए गए, ताकि ये समितियां लघु किसानों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, इसके आधार बन सके। किंतु इनमें कोई उल्लेखनीय प्रगति बाद में नहीं हुई। इसलिए बैंकिंग आयोग का मत है कि संपूर्ण सहकारी ढांचे में प्राथमिक साख समितियां एक सर्वाधिक कमजोर कड़ी भी रही है। आगे हम विषयों पर चर्चा करेंगे कि केंद्रीय सहकारी बैंक क्या है और इनके सदस्य और क्रियाकलाप तथा इनके प्रावधान क्या है, राज्य सहकारी बैंक क्या है तथा भूमि विकास बैंक क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम आगे इस तरह के व्याख्यानों में हम और भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।